बचत के कारण छोटी बचत करने में फोकस नहीं करते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ हमारा छूट जाता है। यदि हम ज्यादा के लालच का मोह छोड़ दें और छोटी छोटी बचत से काम करें तो बड़े फायदे हम पा सकते हैं। मैंने छोटी बचत करने से पता भी नहीं चलेगा और हमारा खजाना भी भरता जाएगा। छोटी बचत या यूं कहें बूंद बूंद घड़ा भरने की कहावत को सार्थक करता है। छोटी बचत शुरू करने से कोई परेशानी नहीं होगी और पता भी नहीं चलता कि हमने इतने बड़े फायदे को पा लिया है। ज्यादा के कारण कई बार हमें नुकसान उठाना पड़ता है और हम कई बार बाजार में भी फंस सकते हैं, क्योंकि बहनों कहा भी जाता है ना कि समय कभी एक सा नहीं होता। वैसे बहनों कहा भी जाता है कि घर की बचत महिला ही करती है। सारे खर्च निकालकर कुछ न कुछ वो बचा ही लेती है, क्योंकि घर की लक्ष्मी भी तो वही है, अन्नपूर्णा देवी, जो सबका ख्याल रखते हुए सबके लिए बस करती ही जाती है बिना रुके। आपकी छोटी बचत आपको कई लक्ष्यों का उत्तर दे सकती है। आप घर बनवा सकती हैं, गाड़ी खरीद सकती हैं, अपने लिए गहने बनवा सकती हैं, अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती हैं। वो तमाम सर्वोत्तम चीजों को प्राप्त कर सकती हैं, साथ ही एक संतुष्टिदायक जीवन भी आप जी सकती हैं। पैसा बचाना धन का निर्माण और सुरक्षित वित्तीय भविष्य के आवश्यक पहलू में से एक है। यह आपको जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने का रास्ता देता है। आपको निश्चित और गुणवत्तापूर्वक जीवन जीने का आनंद लेने का अवसर भी प्रदान करता है। जो जीवन में बचत का महत्व समझते हैं वह जीवन में अपने लिए बहुत कुछ बचा लेते हैं। कहा भी जाता है ना कि जो बचत की आदत का मजाक बनाते हैं वो मुसीबत में दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो आज के समय में धन संपत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जरिए हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कोई मुसीबत भी आई तो हम अपने धन संपत्ति से काफी हद तक उसे दूर भी कर सकते हैं। बहनों, बचत करने के बहुत आसान उपाय हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, जैसे कि घरेलू खर्च कम करें, फालतू खर्च को बाय बाय कहें, तकनीकी खर्च में भी कटौती करें, घर के खाने को हम प्राथमिकता दें। साथ ही यदि हमको समय मिले तो साइड इनकम भी हम शुरू करें। निश्चित बजट बनाकर हमें काम करना चाहिए। निवेश भी आप कर सकती हैं, परंतु सही जगह पर। और हाँ, शॉपिंग करते समय सतर्क रहें, जो कि सबसे कठिन होता है हम महिलाओं के लिए, है ना। तो छोटे छोटे निवेश करें जो आपको रिटर्न देगा। कुछ पॉलिसियां भी आप ले सकती हैं जो एक समय के बाद आपको रिटर्न देना शुरू कर देती है। कुछ अपने लिए बचत करना बेहद जरूरी है बहनों, क्योंकि यदि हम सक्षम रहेंगे तो कभी किसी के लिए कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी पूछ परख भी बनी रहेगी। क्योंकि जीवन की सच्चाई है, जिसके पास कुछ नहीं उसे कोई नहीं पूछता। तो जरूरी है कि हम सब छोटी बचत से शुरुआत करें और अपने साथ बच्चों को भी बचत करना सिखाएं, ताकि वे इसके महत्व को समझें और उन्हें भविष्य में कोई परेशानी ना हो। और बहनों, इन बातों के साथ आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक ही फिल्म का गीत कार्यक्रम। और आज हमने आपको सुनाने का जो फैसला किया है वो है फिल्म अभिमान। अभिमान फिल्म से गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित 1973 में संगीतमय नाट्य यह फिल्म अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी बच्चन पर फिल्माया गया था। इस फिल्म के गीत मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीतबद्ध किया था S.D. बर्मन ने। अभिमान का मतलब प्रतिष्ठा, मर्यादा, सत्ता, अहंकार और घमंड हम इसे कह सकते हैं। इस फिल्म में इन बातों को बखूबी समझाया गया था। और इसका पहला गीत हम सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की मधुर आवाज में। मैंने सांझ के सूरज सा तुझे अपने माथे पे सजाया है, लोग इसे बिंदिया समझते होंगे, पर तेरी तपती रूह को देने राहत मैंने आंखों का समंदर बिछाया है। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे, सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे आए हाय तेरी बिंदिया रे।
माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे हैं यूं। सजन निंदिया, सजन निंदिया ले लेगी, ले लेगी, ले लेगी मेरी बिंदिया। रे आए हाय तेरा झुमका रे, आए हाय तेरा झुमका रे। चैन लेने ना देगा सजन तुमका, रे आए हाय मेरा झुमका रे। मेरा गहना बलम तू, तो से सज के डोलूं, भटकते हैं तेरे ही नैना, मैं तो कुछ ना बोलूं। मेरा गहना बलम तू, तो फिर ये क्या बोले हैं, बोले हैं, बोले हैं तेरा कंगना। रे आए हाय मेरा कंगना रे। अंगना, रे आए हाय तेरा कंगना रे। तू आई है सजनिया जब से मेरी बन के, ठुमक ठुमक चले है जब तू मेरी नस नस खन के। तू आई है सजनिया। सजन अब तो, सजन अब तो छूटे ना, छूटे ना, छूटे ना तेरा अंगना। रे आए हाय तेरा कंगना रे। सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना, रे आए हाय तेरा अंगना रे। श्रोता बहनों, हम सभी को अपने मानव अधिकारों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको जागरूक भी रखेगा और साथ ही आप अपने साथ दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। इसे जानने के लिए आइए आपको सुनवाते हैं वार्ता। विषय है मानव अधिकार और महिला सशक्तिकरण। इसके वार्ताकार हैं सुषमा वाजपेयी। जन्म से ही मनुष्य को कुछ मूल व अहरणीय अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसे हम सामान्यतया मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार की शाब्दिक व्याख्या यही है कि मनुष्य के अधिकार, और मनुष्य के अधिकार के अंतर्गत स्त्री, पुरुष, बालक, बालिकाएं अर्थात समग्र मानव जाति सम्मिलित है। मानव अधिकार समस्त मानव जाति के लिए होते हैं, चाहे उनका मूल, वंश, जाति, प्रजाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता कुछ भी हो। मानव जाति की गरिमा, अस्तित्व एवं स्वतंत्रता के अनुरूप ही ये मानव अधिकार हैं। इसलिए ये सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होते हैं, साथ ही मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक कल्याण में सहायक हैं और उपयुक्त स्थिति प्रदान करते हैं। मानव का व्यक्तित्व, विकास और मानव अधिकार दोनों के बीच गहरा संबंध है। संभवतः इसीलिए कभी कभी मानव अधिकार को मनुष्य के मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, नैसर्गिक अधिकार और जन्मजात अधिकार के रूप में भी वर्णित किया जाता है। अलग अलग राज्यों, राष्ट्रों एवं देशों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, वैधानिक व्यवस्था, वैचारिकता, आर्थिक स्थितियों में भिन्नता के कारण मानव अधिकार को परिभाषित करना कठिन है। इसके बावजूद
मानव गरिमा को परिभाषित करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। फिर इस शब्द मानव अधिकार से यही तो ध्वनित होता है न्याय और एक स्वस्थ मानवीय समाज की स्थापना। वे समस्त अधिकार जो मानव गरिमा को अक्षुण्ण रखते हैं मानव अधिकार ही हैं। इस धारणा का अभिप्राय यही है कि मनुष्य को अन्यायोचित और अपमानजनक व्यवहार से संरक्षित किया जाना, मानव अधिकार को समाज में मानवीय व्यक्तियों के चहुमुखी विकास के लिए संरक्षित किया जाना मानव अस्तित्व को बनाए रखने की अनिवार्यता है। फिर इसके लिए राष्ट्रीय विधि के नियम हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम, मानवता के हित में इन नियमों को निर्मित करना एक अनिवार्यता है। मनुष्यता को गरिमा एवं सम्मान प्रदान करना आज के अंतर्राष्ट्रीय विधि की एक महती उपलब्धि है। मानवीय अधिकारों को मुख्य रूप से 2 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, दूसरा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव अधिकार की पात्रता समग्र मानव समाज को है और इसी समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है महिला समुदाय। भारत में महिलाओं के संदर्भ में 2 बातें कही जाती हैं और दोनों ही कथ्य अतिवादी दृष्टिकोण को ही रेखांकित करते हैं। महिला को या तो देवी मानकर पूजने की बात की जाती है या फिर उसे चुड़ैल, टोनही, प्रेतनी मानकर प्रताड़ित किया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो नारी दुर्बल समूह की ही सदस्य है। इस समूह के अंतर्गत महिलाओं के साथ साथ बच्चे, निशक्तजन, वृद्ध अथवा भारतीय जातिगत स्तरीकरण शामिल है। ये सभी मानव होने के नाते मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं को धारण करते हैं, किंतु इनका शोषण, अधिकारों का हनन समय समय पर किया जाता है। सर्वप्रथम सन 1946 में महिलाओं की समस्या का निवारण करने हेतु महिला की परिस्थिति पर महिला आयोग की स्थापना की गई और लिंग भेद को पूरी तरह अस्तित्वहीन करने पर जोर दिया गया, किंतु इसके बावजूद भेदभाव, पक्षपात अनवरत जारी है। 7 नवंबर 1967 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति की घोषणा को स्वीकार किया गया। 18 दिसंबर 1979 को महासभा द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत व पारित कर लिया गया। 1981 से इसका क्रियान्वयन और 16 जून 2006 तक इसके 183 राज्य पक्षधर बन गए, किंतु तब भी भेदभाव बना ही रहा। इस भेदभाव को दूर करने के लिए और महिला जागरूकता को ध्यान में रखते हुए स्त्री शिक्षा, व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी, महिला स्वास्थ्य सुरक्षा, महिलाओं की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण महिलाओं को भी शिक्षित और स्वावलंबी बनाने हेतु प्रयास, कानून में समान अधिकार, विवाह और परिवार के संबंध में समान अधिकार पर जोर दिया गया। इस संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महिला सम्मेलन हुए, जैसे 1975 में मैक्सिको सिटी में, 1980 में कोपेनहेगन में, 1985 में नैरोबी में और 1995 में बीजिंग में महिला सम्मेलन आयोजित किए गए। भारतीय संविधान इस बात पर जोर डालता है कि समाज महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध भेदभाव की प्रथा का त्याग करे। लिंग भेद के आधार पर हिंसा, बलात्कार एवं लैंगिक दुरुपयोग से महिलाओं के संरक्षण पर जोर दिया गया। भारत ने 9 जुलाई 1993 को महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति पर अनुसमर्थन किया। संसद द्वारा 1990 में महिला राष्ट्रीय आयोग अधिनियम निर्मित किया गया। महिला आयोग महिलाओं के शीघ्र तथा उचित विकास करने की शक्तियां रखता है। यद्यपि संविधान में महिलाओं को समानता का दर्जा दिया गया है, परंतु यह आज भी करोड़ों करोड़ों भारतीय महिलाओं के लिए कल्पनातीत है। घरों में, कार्यस्थलों में, रोजगार के अवसरों की असमानता, शिक्षा के अवसरों की असमानता, उत्पीड़न और भेदभाव से आज भी महिलाएं आहत हैं। भारतीय स्त्रियां न्याय पाने के मामले में सबसे पीछे हैं। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि महिलाओं को बचपन से त्याग व सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है, जिससे वे इतनी उदार, त्यागमयी व सहनशील हो जाती हैं कि न्याय व अधिकार पाने के लिए कभी आगे नहीं आती। भारत में महिलाएं घरेलू हिंसा का भी शिकार होती आई हैं और हो रही हैं, फिर चाहे वे किसी भी वर्ग की हों। भारत में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा से संरक्षण का अधिनियम सन 2005 में पारित किया गया। घरेलू हिंसा के अंतर्गत
महिला के साथ गाली गलौज, मारपीट, पक्षपात, यौन उत्पीड़न, संपत्ति, दहेज आदि शामिल है। किंतु सारे कानूनों के बावजूद महिलाएं सामाजिक विषमता की शिकार और घरेलू हिंसा की शिकार होती रही हैं। कोई संतोषजनक परिस्थिति तो दूर, वरन स्त्री योनि धारण करने का दंड एवं कुदृष्टि से आहत महिला की छवि आज भी अपनी समस्त वेदना की गहरी रेखाओं के साथ ही नजर आती है। मुस्लिम महिला मानव अधिकारों के संरक्षण का सच बहुआयामी और उलझनों से भरा हुआ है। हालांकि परंपरावादी कानूनों में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, फिर भी मंजिल अदृष्टिगोचर है। दरअसल महिला अधिकार हेतु सुधार की मांग धार्मिक परिप्रेक्ष्य में न होकर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। भारतीय स्त्रियों की दयनीय स्थिति के प्रमुख कारण अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य, गलत सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं और रूढ़ियां हैं। साथ ही संस्कारों की दुहाई देते हुए समाज ने उन्हें दब्बू बना दिया है, जिसके कारण निर्णयात्मक शक्ति का अभाव, आत्मविश्वास की कमी और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी महिलाओं की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। कभी कोई कदम संघर्ष के लिए उठा तो वहीं संस्कारों की बेड़ियां उसे आधी अधूरी लड़ाई से पस्त कर पलायन के लिए बाध्य कर देती हैं। नारी इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान और सम्मान चाहती है। वह भी इसलिए क्योंकि वह पशुत्व से नफरत करती है, वह जड़ता से भी नफरत करती है। वह माँ है तो पुरुष की वासना तृप्ति के लिए नहीं, वरन सृष्टि की मूल भावनाओं से स्पंदित होकर सृष्टि को पूर्णता प्रदान करने हेतु अपना व्यक्तित्व पूर्ण करती है। अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहना चाहूंगी कि विधाता के सृष्टि जगत के विभिन्न जीव जगत में सर्वोत्तम कृति के रूप में मानव जगत है। इस सर्वोत्तम सृष्टि के दो अभूतपूर्व जीव नारी और पुरुष हैं। ईश्वर ने पुरुष को पौरुष से परिपूरित पुरुषोचित गुणों से संपन्न स्वरूप दिया, तो नारी को विश्व के चिर स्थायित्व, शाश्वत, मंगलकारी व संपोषित करने वाले समस्त स्त्रियोचित गुणों एवं मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण सौंदर्य युक्त आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी बनाया। भारतीय नारी ही क्यों, विश्व का समग्र नारी समूह मूलतः कठोरता में कोमल, त्याग में सक्षम, सहनशीलता में कठोर एवं वात्सल्य ममता त्याग की प्रतिमूर्ति होने के साथ साथ कार्यकुशल व्यक्तित्व का धनी है। नारी को उसके शक्ति सामर्थ्य के लिए नहीं, वरन उसकी सहनशीलता के लिए बरसों बरसों से नारी को दूसरी पंक्ति में रखने वाला पुरुष प्रधान समाज भी नारी के मानवीय गुण संपन्न समर्पित व्यक्तित्व, अस्तित्व, अपरिमित प्रतिभा और क्षमता के सम्मुख प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शीश झुकाने के लिए विवश हो उठा है। सदियों से दोयम दर्जे की नागरिक के रूप में प्रताड़ित जीवन जीने वाली नारी, संघर्ष करती नारी, विषमतम परिस्थितियों से जूझती नारी, आंसू बहाती नारी, आंसू पीती नारी, सार यह कि उपेक्षिता नारी एक नई चेतना से स्फूर्त होकर पुनः अपनी शक्ति सामर्थ्य का लोहा मनवाने की कोशिश के साथ अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य और उत्कट साहसिकता के ऐश्वर्य को प्राप्त करने जा रही है और उसका इस दिशा में उठा हर कदम उसकी सर्वांगीण चेतना की महती अभिव्यक्ति, उसके होने की, उसके अस्तित्व की सशक्त अनुगूंज प्रमाणित होगा। इस दिशा में मानव अधिकार की भूमिका महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत आधार स्तंभ सिद्ध होगा और सिद्ध हो रहा है। श्रोतागणों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था मानव अधिकार और महिला सशक्तिकरण। वार्ताकार थी सुषमा बाजपेयी। बेहतरीन बातों के साथ आज आपने सुना मानव अधिकार के बारे में। बहनों, हमें अपने अस्तित्व को समझना है और आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं का शोषण होता है, आपने सुना और अपने आसपास आप देखते भी होंगे। तो पहल हमें ही करनी होगी, हमें आगे आना है, आवाज़ उठाना है और उन महिलाओं की भी मदद करना है जिन्हें इनकी आवश्यकता है। और आइए फिर से हम आपको लिए चलते हैं संगीत के सफ़र में और आपको सुनवाते हैं अभिमान फिल्म का ही गीत किशोर कुमार की मधुर आवाज़ में। लम्हों का ये इश्क नहीं, लम्हों का ये इश्क नहीं, सदियों की ये मोहब्बत है, कैसे करे शिकायत तुझसे, हर सांस को तेरी चाहत है।
तेरे मेरे मिलन की ये रहना, हो तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। जगा के अनसुनी सी धड़कन, बलमवा भर दूंगी तेरा मन। नई अदा से सताएगी, नई अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो। इस मधुर गीत में आवाज़ें दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। और बहनों, पर्यावरण के बारे में आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित यानी कि हम सब सुरक्षित। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हम सभी को बहुत सहयोग देना है। पर्यावरण जन अभियान का हिस्सा बनिए, लोगों को जागरूक करिए और साथ में एक पौधा आप ज़रूर लगाइए। और जाने से पहले हम आपको आखिरी गीत सुनवा रहे हैं। दे जाते हो मुझ में कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं,
मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना, इश्क ने यो दोनों हो हम आमेज किया है, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना। आइए सुनते हैं ये गीत। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे। अभिमान फिल्म के इस अंतिम गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अगली मुलाकात तक के लिए प्रीतम कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।